हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले एस्को बायो फार्मा के बारे में, जो कि चाइना की लीडिंग इनोवेटर फार्मा कंपनी है। और इसके हाल फिलहाल के जो है H1 रिजल्ट के बारे में बात कर लेंगे। H1 रिजल्ट इसलिए क्योंकि ये कंपनी चाइना की, लेकिन ये लिस्टेड है हांगकांग के बाजार में। और हांगकांग के बाजार में जो फाइनेंशियल ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, और Q1 Q2 का डेटा यहाँ पर फर्स्ट हाफ में दिया जाता है, और Q3 और Q4 का डेटा सेकेंड हाफ में दिया जाता है। और ये कंपनी जो है इस प्रकार से दो ही हाफ में अपना रिजल्ट पब्लिश करती है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन इसको जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। इस रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम कैंसर ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि रॉश और मर्क द्वारा जो पेटेंट दवाई आती है वो बहुत ज्यादा महंगी आती है, और उसको अफोर्ड करना जो है बहुत कम ही लोगों के पास हो पाता है, क्योंकि इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, समय और कॉस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा लगती है। तो कंपनी जो है इसे मोनोपोली की तरह चार्ज करके, एक्सप्लॉइट करके लेना चाहती है। और ये पर्टिकुलर कंपनी एस्को बायो फार्मा सेम इसी जो है ऑन्कोलॉजिकल डिवीजन में काम करती है। और ये कंपनी जो इम्यूनो ऑन्कोलॉजी और एंटीबॉडी ड्रग एडजेसेंट कोगुलेंट में काम करती है। इस कंपनी के प्रेजेंटेशन को आप एज अ नॉर्मल निवेशक की तरह पढ़ेंगे और आपका थोड़ा भी फार्मा बैकग्राउंड नहीं होगा तो यहाँ पर बहुत सारे डाउट और डिटेल आ जाएंगे, तो इसे हम कंसाइज तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इन्वेस्टर की तरह जो है कुछ 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे और उसी में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के बारे में। उसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, आने वाली इसके ड्रग के पाइपलाइन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन और रिस्क के बारे में हम जो है थोड़ा डिटेल तरीके से बात करेंगे। इस वीडियो में आगे जाने से पहले थोड़ा इसके बिजनेस मॉडल के बारे में हम बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। तो ये जो रिसर्च इनोवेशन का कंपनी रहता है उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है शुरू में, जिसके कारण कि अगर आप इसके जब रिसर्च फेज चलता है उसमें फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको जो है कुछ समझ नहीं आ पाएगा। यहाँ पर ये कंपनी जो है कम से कम 5 से 10 साल, 15 साल लगा के रिसर्च करती है, और उसके बाद वो ड्रग जो है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में जाता है। और फेज 3 पर्टिकुलर इस कंपनी का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ड्रग इस पर्टिकुलर फेज 3 में आ पाती है उसका आने वाले समय में कॉमर्शियलाइजेशन होता है। तो ये एक प्रकार से इस कंपनी को समझ सकते हैं, और यहाँ से एक प्रकार से यहाँ तक रिसर्च करने का काम कर रही है। और इस पर्टिकुलर बार के बाद जो फेज 3 है, जितने भी ड्रग जो है कमर्शियलाइजेशन में उतरते हैं, तो उससे इस पर्टिकुलर कंपनी का रिवेन्यू आ जाता है। तो यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर कंपनी के कमर्शियलाइज प्रोडक्ट को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के साथ साथ कितने ड्रग जो है फेज 3 में और पाइपलाइन में उसे भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कंपनी के पास कितना रिसर्च का पैसा है या नहीं है, कि ये कंपनी दिवालिया घोषित करेगी नहीं करेगी, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसको भी हमें जो थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है। तो मोटा मोटा ये कुछ चीजें हैं जिसे कि हमें जो है इस कंपनी को एनालाइज करते समय ध्यान देना पड़ता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी की, तो इसका जो रिजल्ट आया फर्स्ट हाफ 2025 का, वहां पर इस कंपनी का जो रिवेन्यू है सालाना जो है 33% से ग्रो हुआ। और इसके साथ साथ इसके कमर्शियल की बात करें, कमर्शियल सेल्स की, तो वो 49% से ईयर ऑन ईयर बढ़ी। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये कंपनी जो अपने नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च की। और इसी के साथ साथ इस कंपनी के कुछ की ड्रग जो है NRDL के कैटेगरी में आ गए। ये NRDL का फुल फॉर्म ये नेशनल रीएम्बर्समेंट ड्रग लिस्ट। ये एक ऐसा विंग है चाइना का जो कि जो इनोवेटिव ड्रग रहते हैं, जो कि पेटेंट के अंदर महंगे मिलते हैं, उसको चाइनीज सिटीजन को जो है रीएम्बर्स करके सस्ते रेट में अवेलेबल कराता है, ताकि लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी तरीके से मिल पाए सस्ते रेट में। तो इसका जो कंपनी का ड्रग है वो पर्टिकुलर इस कैटेगरी में आ गया है, जिसके कारण कि ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसकी कॉस्ट लो हो रही है, तो उसका आने वाले समय में वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी रिवेन्यू बढ़ पाएगी, जिसके कारण पर्टिकुलर $50 बिलियन का जो कोर मार्केट है उसको ये कंपनी केटर कर पाएगी। इसके बाद इस कंपनी की मार्केट कैप के बारे में बात कर ले तो उस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग $17 बिलियन का है। और जैसी जैसी ये जो कंपनी इसका रिवेन्यू बढ़ना चालू होगा, क्योंकि ये पेटेंटेड दवाई है और चाइना में सर्व करेगी उसके बाद ग्लोबली, तो इसका मार्केट कैप जो है री रेटिंग हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो बढ़ना चालू हो जाएगा स्पीड से। और इसी बढ़ी हुई तेजी के चक्कर में दुनिया के जितने भी जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन है, वैनगार्ड, फिडेलिटी, वो इसका शेयर जो है ले चुके हैं। और हाल फिलहाल के समय में जब हमने इसका टेक्निकल एनालिसिस किया
इसका भी वीडियो हमने बनाया, उसको जानना हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। वहां पर भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी दिखा पा रही है। इस कंपनी के थोड़ा हम एक्सपेंस और एफिशिएंसी के बारे में बात कर ले तो इस पर्टिकुलर कंपनी का 3 मेजर खर्चा है। पहला आ जाता है सेल्स का खर्चा, जहां पर कि एमआर लगाए जाते हैं और इस कंपनी के द्वारा लगभग 1200 एमआर जो है हायर किए गए हैं। और दूसरा खर्चा आ जाता है सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और तीसरा खर्चा आ जाता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो कि धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं क्योंकि इसके ऑलरेडी कई सारे ड्रग जो है रिसर्च एंड पाइपलाइन में है, जिसके कारण ये कंपनी जो है अपने कई फर्दर कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है। और स्केल बढ़ने के कारण इस पर्टिकुलर कंपनी में जो है एक प्रकार से ऑपरेटिंग लिवरेज भी आ रहा है। फिर हम कैश पोजीशन के बारे में बात कर ले, क्योंकि कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल फर्म जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिजल्ट जो है तुरंत तुरंत नहीं आता है, तो उसके पास ये देखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ इन्वेस्टर का चोला पहन के, कि इस कंपनी के पास 2-3 साल का पैसा है कि नहीं रिसर्च करने के लिए। और 1 साल का भी अगर उसके पास पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव हो जाता है, जो कि इस कंपनी के पास लगभग लगभग $1 बिलियन का पैसा है, यानी कि ये कैश रिच कंपनी है। कमर्शियल परफॉर्मेंस में हम बात कर ले तो इसके कुछ पेटेंट ड्रग है जो कि वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं, और कुछ ऐसे ड्रग जो कि पाइपलाइन में है। यहाँ पर इसके जो 4 ड्रग हैं जो कि ऑलरेडी कमर्शियलाइज हो जा रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है इस कंपनी का। और ये कंपनी के 2 ड्रग के बारे में बात कर ले, जिसका नाम है कार्डिनोलिमैब और लोवेनिकैब। ये एक प्रकार से एनडीआरएल लिस्ट में आ चुके हैं और एक प्रकार से नए ड्रग की कैटेगरी में, उससे इसका सेल्स वॉल्यूम धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, $50 बिलियन के चाइनीज मार्केट को एड्रेस करने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये कंपनी को जो है लगभग लगभग 2000 से ज्यादा हॉस्पिटल में कवर कर दिया गया, और मैनेजमेंट का टारगेट है कि इस साल के अंत तक जो है इस पर्टिकुलर ड्रग को 2000 और एडिशनल हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाना है। नए लॉन्चेस के बारे में बात कर ले तो कुछ नए लॉन्चेस नॉन ऑन्कोलॉजी कैटेगरी में है, क्योंकि ये कंपनी जो है अपने ऑन्कोलॉजी डिवीजन से रिस्क को डाइवर्सिफाई करके नॉन ऑन्कोलॉजी में भी कदम रख रही है। और इसके 2 जो नॉन ऑन्कोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जिसके कारण कि ये कंपनी जो ऑन्कोलॉजी से डाइवर्सिफाई कर रही है, जिसके कारण कि इस कंपनी का रिस्क कम हो रहा है, वो 2 कैटेगरी में काम करते हैं। तो पहला आ जाता है पोरोसिस और दूसरा आ जाता है हाइपर कोलेस्ट्रोलमिया। यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैटेगरी का ड्रग काम करता है। एनडीआरएल के कारण इनका जो एक पर्टिकुलर ड्रग है जो कि सर्वाइकल और गैस्ट्रिक कैंसर में काम करता है, और एक एनएससीएल यानी कि नॉन स्मॉल लंग कैंसर की कैटेगरी में काम करता है, उसका भी कमर्शियलाइजेशन आने वाले समय में हमें बढ़ते हुए दिख सकता है। पोरोसिस के मार्केट की बात करें चाइना में तो लगभग लगभग $9.5 बिलियन के आसपास है, जिसके कारण कि हम आने वाले समय में जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ड्रग से हम ज्यादा रिवेन्यू देख सकते हैं। पाइपलाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इस कंपनी के पास जो है लगभग लगभग 30 क्लिनिकल ट्रायल जो है चल रहे हैं ड्रग के, जहां पर कि 30 से ज्यादा जो है इंडिकेशन आ रही है, और इनके 13 ड्रग जो है फेज 3 ट्रायल के रजिस्ट्रेशन में, और 4 ड्रग जो है ऑलरेडी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। और इस कंपनी का जो है मेन ज्यादातर फोकस जो है बायो स्पेसिफिक में है, जहां पर कि ये जो है कंपनी इम्यूनो ऑन्कोलॉजी में स्पेसिफिक फोकस कर रही है। इस कंपनी के दूसरे ड्रग के बारे में हम बात कर ले तो वहां पर भी एक पर्टिकुलर ड्रग की कैटेगरी है, जिससे कि एनएससीएल जो हमने बात किया, वहां पर भी फेज 3 ट्रायल में 4 पॉजिटिव दिख रहे हैं, जो कि 13 फेज 3 ट्रायल के अंदर थे। और यहाँ पर 8 कैटेगरी के ड्रग जो है सिर्फ लंग कैंसर के ट्रायल में चल रहे हैं। कोरेक्टल कैंसर के मार्केट के बारे में बात कर ले तो वो $18 बिलियन के आसपास है, और पेनक्रियाटिक कैंसर के बारे में बात कर ले तो उसका मार्केट जो है $9 बिलियन के आसपास है। तो एज अ इन्वेस्टर हमें ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कीट्रूडा नामक एक दवाई है जो कि मर्क के द्वारा दी जाती है, उसका रिवेन्यू जो है लगभग लगभग $29 बिलियन, यानी कि इंडियन टर्म्स में बात कर ले तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास का रिवेन्यू। और वहां पर ये ड्रग जो है कॉम्पिटिटर की तरह उभरेगा, तो 5-10 बिलियन का रिवेन्यू जरा सा ये लेना चालू करेगा, तो इस कंपनी के मार्केट कैप में बहुत ज्यादा तेजी दिख पाएगी, और वहां पर हम एज ए इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के अपने पैसे को बढ़ा पाएंगे। तीसरे ड्रग के बारे में हम बात करें, जिसका नाम है पेनपुलिमर। इसको यूएस एफडीए के द्वारा अप्रैल 2025 में ही अप्रूवल मिल चुका है, जो कि नेजोफ्रेजियल कार्सिनोमा में है, और ये एक प्रकार से चाइनीज लेड पहली बायोलॉजिकल कंपनी जिसके द्वारा यूएस एफडीए को परमिशन मिल चुका है, और इसे जो है लिवर कैंसर के लिए भी देखा जा रहा है।
तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के ड्रग को जैसे ही यूएस एफडीए के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है, तो पूरी दुनिया में इसके जो टोटल तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट हो जाएगा वो बहुत बढ़ जाएगा ग्लोबली, क्योंकि जो कंपनी को यूएस अप्रूव कर देता है वो इंडिया, चाइना, हांगकांग मेजर दुनिया के इकोनॉमी में भेजा जाता है। यहाँ पर 3 हमने मेजर ड्रग के बारे में बात कर लिया जो कि ऑन्कोलॉजी में थे। एक कैटेगरी ऑफ ड्रग जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया वो नॉन ऑन्कोलॉजी में है, लेकिन उसके भी अलग अलग फेज क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। कुछ ड्रग जो है चाइना में ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं और कुछ ड्रग जो है ग्लोबली अभी फेज 3 ट्रायल में चल रहे हैं, जिसका भी अप्रूवल आने वाले समय में देखा जा सकता है। फिर हम इस कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के तरफ चले, तो यहाँ पर इस कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 6 ड्रग इसके फेज 3 ट्रायल में चल रहा है और यहाँ पर इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी को काबिलियत तारीफ होगी, क्योंकि इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो है 2012 में हुआ था, यानी कि ये बहुत यंग कंपनी है। इसके बावजूद इसके कई सारे सक्सेसफुल ट्रायल देखे जा रहे हैं। उसके बाद इस कंपनी के डेटा के बारे में बात कर ले कि ये अलग अलग प्रकार के डेटा लेने का काम करती है और ये अपनी दवाई को जो है मल्टी रीजन यानी कि अलग अलग जो रीजन है वहां पर क्लिनिकल ट्रायल करती है, जिसके कारण होता यह है कि जो दवाई अलग अलग रीजन में बांटी जाती हैं और उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यूएस एफडीए द्वारा जो अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। चाइना में 50 बिलियन की ऑन्कोलॉजी मार्केट है। यूएस एफडीए अप्रूव होने के बाद ग्लोबल 200 बिलियन डॉलर के मार्केट को एड्रेस किया जा सकता है। तो मोटा मोटा ये जितनी भी ड्रग है 250 बिलियन डॉलर से ऊपर जो है रिवेन्यू जनरेट करने का काम कर सकती है। इस कंपनी के स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के बारे में बात कर ले जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी को मिला, तो यहाँ पर ये कंपनी का जो है फर्स्ट एडवांटेज मूवर हो जाता है इम्यूनोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी की कैटेगरी में और इसकी सिनर्जी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉम्बो के साथ। ग्लोबल फुटप्रिंट की बात कर ले तो ये डाटा जो है अलग अलग कैटेगरी से कलेक्ट करता है और इसके साथ एफडीए का अप्रूवल मिलता है, तो इसके जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ी बढ़ जाती है और हम ऐसा निवेशक इसे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इस कंपनी की एक पर्टिकुलर ड्रग है जो कि केटरूडा को चैलेंज कर रही है और उसका साइटोटॉक्सिटी जो है कम है, जिसके कारण ये पर्टिकुलर ड्रग जो है थोड़ा एडवांटेज पोजीशन में आ जाता है। और इसी चीजों को देखते हुए एक समिट थेरापेटिक नाम की एक अमेरिकन कंपनी जो कि इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए आस्को बायोफार्मा से कॉन्ट्रैक्ट कर ली है, जहां पर कि ये पर्टिकुलर समिट फार्मा की कंपनी जो है इसके चाइना, कनाडा, अमेरिका और यूरोप के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखने का काम करेगी। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी कोई ड्रग जो है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में जाता है तो उसके चांसेस जो है फेलियर के बढ़ जाते, तो यहाँ पर ये एक प्रकार से बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। और इसके साथ साथ जो कंपटीशन है जहाँ पर कि केटरूडा ड्रग है वहां पर भी जो कंपटीशन आ जा रहा है उसके कारण भी यहाँ पर रिस्क आ जाता है और मार्केट की एक्सेस के लिए भी आ जाता है। चाइना में हम बात करें तो ग्लोबली जो सिनेरियो हो पा रहे हैं टैरिफ रिलेटेड, जहां पर अमेरिका चाइना में कई सारे सैंक्शन लगा चुका है, जिसके कारण कि इसकी कई ड्रग को यूएस एफडीए द्वारा अप्रूवल मिलना थोड़ा कम हो पाएगा और आने वाले देखने में जानने का विषय भी हो सकता है और इस चीज़ों से रिलेटेड रिस्क आ सकती हैं। और इसी के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होने वाले खर्चे भी बढ़ सकते हैं, तो ये भी एक प्रकार से जो है पोटेंशियल रिस्क हो जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। लेकिन हाल फिलहाल के समय में इस कंपनी ने जो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके नॉन ऑन्कोलॉजिकल प्रोडक्ट भी लाया, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। लेकिन ओवरऑल कैटेगरी के रिस्क की बात करें तो यहाँ पर टैरिफ रिलेटेड थोड़े ज़्यादा रिस्क आ जाते हैं। तो ये था मोटा मोटा इस कंपनी के बारे में। ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।